हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी आप देख सकते हो, उसमें अगर तंत्र एंड व्यवहार आयुर्वेद के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले थे। इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके हम लोग डिटेल में आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने पार्ट 1 में जो भी व्यवहार आयुर्वेद है उसे कवर करने की कोशिश करी है। तो ये वीडियो थी लास्ट वीडियो जिसमें हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखे थे। तो अभी जैसे इस वीडियो में हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है अगर तंत्र एंड व्यवहार आयुर्वेद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्ट्स प्रोसीजर्स के बारे में, ऐसी सारे एमटीपी एक्ट और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आंसर्स के साथ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो व्यवहार आयुर्वेद से ही है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले व्यवहार का मतलब क्या होता है आपको वो लिख कर आना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, व्यवहार में द फैक्टर विच मेक्स द पर्सन एबल टू हैव द डिस्क्रिमिनेशन पावर बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स सब्जेक्ट्स, कि सही क्या है गलत क्या है, और उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसका विश्वास जगता है टूवर्ड्स इट्स धर्म, और वो हेल्प कर पाता है उसको अपने गोल्स अचीव करने के लिए, और एक करेक्ट विजन देता है जिसको हम व्यवहार आयुर्वेद में पढ़ते हैं। तो यहाँ से इसमें आप समझ ही गए होगे, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पे आचार्य मनु ने भी बताया, जो मनुस्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो जस्टिस देना होता है जो भी प्रोसिक्यूशन के टाइम पे कोर्ट में, उसको हम व्यवहार बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशन यहाँ से कवर होगी। व्यवहार आयुर्वेद का एक मतलब है फॉरेंसिक मेडिसिन, ये लिखेंगे। और विधि वैद्य का मतलब है जो टर्म इम्प्लाई करते हैं मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, जो मेडिकल जस्टिस है उसके बारे में। और फिर आप यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें कि अब नेक्स्ट उसमें आप थोड़ी सी हिस्ट्री डिटेल में बताकर इसकी इंपॉर्टेंस बताओगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि ये जो है हमें बताता है हाउ टू क्योर वुंड्स, पॉइजनिंग और स्नेक बाइट्स के टाइम पे कैसे ये हेल्प कर रहा है। साथ में ये इनकॉर्पोरेट करता है लॉज एंड डिसिप्लिन को, जिसकी वजह से पनिशमेंट हम डिसाइड कर पाते हैं क्या देनी है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है टुवर्ड्स द डिसिप्लिन लॉज ऑफ द कंट्री। फॉल्स स्टेटमेंट से डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फॉल्स फेथ हो गई, कोर्ट के लॉज हो गए, विटनेस हो गई, सारी चीज़ें इसी से चलते आ रही है। तो व्यवहार आयुर्वेद के अंदर हम और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप एंड मैरिटल रिलेशंस के बारे में। ये किसी भी वैद्य की कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, स्किल्स और गुड फिजिशियन कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताता है। साथ में मॉडर्न एरा के अंदर हम जितने भी ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के केसेस आते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, उन सब के बारे में, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं हर चीज़ की, और ये हमारे आईपीसी सीआरपीसी के बारे में हमें बताते हैं। तो ये सारा आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो इसकी इंपॉर्टेंस कवर हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हमारा लीगल प्रोसीजर चैप्टर का, जो बहुत बार पूछा जाता है। एक तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन एविडेंस से भी आते हैं, तो इसको भी पढ़ना है। साथ में पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। अभी बस मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आंसर्स आपको दे रही हूँ। तो कोर्ट्स और पावर पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पहले कोर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी पावर्स बतानी है। तो उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कोर्ट्स बताने हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने डाली हुई है लीगल प्रोसीजर्स के नाम से, आप वो चेक कर लेना, उसमें डिटेल में बताया है। यहाँ पे ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाईएस्ट ट्रिब्यूनल होता है कंट्री का, जो कि स्टैब्लिश्ड है न्यू दिल्ली में। ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। ऐसे ही आपको हाई कोर्ट के बारे में बताना है, स्टेट का होता है, और जनरली किसी भी कैपिटल ऑफ स्टेट में ये सिचुएटेड होता है। और ये एम्पावर करता है किसी भी ऑफेंस का जो ट्रायल है उसके लिए, और कोई भी सेंटेंस जो ऑथोराइज बाय लॉ ये दे सकता है। सेशन कोर्ट्स होते हैं जो हेड क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। और इट कैन पास एनी सेंटेंस जो भी ऑथोराइज बाय द लॉ, बट लेकिन जो डेथ सेंटेंस है पहले इसको कंफर्म करता है हाई कोर्ट से, उसके बाद ही दे सकता है। ऐसी कोर्ट जो मजिस्ट्रेट चलाते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। मेट्रोपॉलिटन, जिसको हम चीफ जुडिशियल बोलते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। जो चीफ जुडिशियल होते हैं वो 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, और साथ में फाइन विदाउट एनी लिमिट। यहाँ पे 5000 का फर्स्ट क्लास में, और सेकेंड क्लास कोर्ट में 1000 का। इम्प्रिजमेंट की बात करें तो 3 ईयर्स दोनों की है यहाँ पे, और इसकी 7 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आइडेंटिफिकेशन चैप्टर से, जो पूरा पूछा जाता है कि तथ्यों के आधार पे आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किसी पर्सन की या डेड बॉडी की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। 2 तरीके का आइडेंटिफिकेशन होता है, एक कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। कंप्लीट का मतलब हमें एग्जैक्ट पता चल गया उसकी पर्सन की आइडेंटिटी क्या है, और इनकम्प्लीट में हमें इनकम्प्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी होता है। इसका मेडिकल लीगल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कोई सस्पेक्ट है, अगर वो फॉल प्ले कर रहा है रिजल्टिंग इन द डेथ, असॉल्ट और रेप का केस है, उसमें हमें पता चलता है कि किसने किया है, उसकी आइडेंटिटी अगर हमें जाननी है। डिस्प्यूटेड सेक्स के केस में फॉल्स पर्सोनिफिकेशन, अगर कोई झूठा बनकर आ रहा है और अपनी किसी और की प्रॉपर्टी को अपना बता रहा है। इन
इंश्योरेंस को बता रहे हैं, पेंशन को, ऐसी फ्रेगमेंटेड रिमेन्स अगर कोई बॉडी का सिर्फ हाथ वाला पार्ट मिला है, अब हमें आइडेंटिफाई करनी कंप्लीट बॉडी किस ह्यूमन बींग की है। तो इस तरीके के केसेस में ये देखने को मिलता है। जब रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, मास फैटेलिटीज़ में एक्सप्लोजन्स हो गया प्लेन का, तो इन सब केसेस में हमें आइडेंटिफिकेशन की नीड पड़ती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें जो आइडेंटिफिकेशन को स्टैब्लिश करते हैं, तो वो रेस है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं। अगर हम रेस की बात करें तो हमें पता चल जाता है कि अगर कोई मंगोलियन फेस का इंसान है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करेगा, कोई विटिश कलर का है, कोई ब्रिटिश कलर का है, कोई विटिश कलर का, कोई साउथ अफ्रीकन नाइजीरियन उसका है, तो हमें अलग अलग रेसेस के अकॉर्डिंग उसकी कंट्री डिसाइड हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेटा फॉर आइडेंटिफिकेशन जिसकी नीड पड़ती है, क्लोथ्स, कॉम्प्लेक्शन, स्कैल्प हेयर्स, आईज और लिप्स। तो इसमें कैसे देख सकते हैं, धोती कुर्ता इंडिया का बताते हैं, इंडियन ओरिजिन। कॉम्प्लेक्शन जैसे मैंने बताया फेयर है, ब्रिटिश कलर, वेस्टर्न कंट्रीज। ब्लैक फॉर नेग्रोज, डार्क स्किन फॉर इंडियन, ब्रिटिश स्किन भी बोलते हैं, नेपाली, श्रीलंका। स्कैल्प हेयर्स में ब्लॉन्ड हेयर्स अगर है तो वेस्टर्न कंट्रीज, ब्लैक हेयर तो इंडियन, कर्ली हेयर्स है तो नेग्रोज। ऐसी आइज का ब्लू है तो मोर कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज। एंड लिप्स की बात करें तो बिग फुल लिप्स इन दी निग्रोज। अब सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन इजी होता है, जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल केसेस में चेंजेस कहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हर्माफ्रोडाइट केस है, कंसील्ड सेक्स का केस है, डिकम्पोज बॉडी है, या फिर स्केलेटन खाली बचा है। अगर पर्सन की बात करें तो इसमें इसका एक क्वेश्चन आता है ना, मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटन, उसकी भी मैंने चार्ट बना रखा है एक, अगर चाहिए हो तो मुझे बताना। मेल एंड फीमेल स्केलेटन के डिफरेंसेस, उस पर भी क्वेश्चन आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके अंदर जो पर्सन हैविंग वेराइंग प्रोपोर्शंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। डाटा फॉर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जैसे अगर फेशियल एक्सप्रेशन से हम पता कर सकते हैं अपीयरेंस कैसी है, अगर वेजाइना यूट्रस प्रेजेंट है फीमेल, पेनिस एंड प्रोस्टेट फॉर मेल, लेंथ ऑफ स्कैल्प हेयर देख के बता सकते हैं, शेप ऑफ लिप्स, क्लोथ्स, ब्रेस्ट, इनके बेसिस पे। इसी तरीके से हम एज का एक क्वेश्चन था वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 कि डिटर्मिनेशन ऑफ एज कैसे होती है। तो एज डिटर्मिनेशन एंड इट्स मेडिको लीगल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आता है। अगर हम हाइट एंड वेट का करेक्टर रखें तो कोई वेरिएबल चेंज नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन ऑफ पर्सनस मेजरमेंट विद हाइट एंड वेट चार्ट हमें रफ आइडिया दे देता है उसकी एज का। जैसे कि न्यूबॉर्न चाइल्ड है तो उसके हाइट और वेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, कि अगर न्यूबॉर्न चाइल्ड है तो उसकी कितने कितने मंथ्स पे कितना कितना वेट 0.5 जैसे इंक्रीज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग। ऐसे हम टीथ को देख के बता पाते हैं कि टेम्पररी और परमानेंट टीथ में अगर नंबर काउंट कर लें तो मिल्क टीथ प्रेजेंट है तो 20, तो टीथ की रेलेवेंस रहती है इंडिविजुअल में 25 ईयर्स ऑफ एज तक। दो तरीके के, टेम्पररी एंड परमानेंट। अगर हम देखें यहाँ पे तो सेंट्रल इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर टेम्पररी टीथ है तो लोअर आ जाते हैं 6th मंथ में और अपर आते हैं 7th मंथ में, परमानेंट 7th ईयर एंड 8th ईयर। आप इस चार्ट को पूरा लर्न कर सकते हो और ये एज इट इज आता है। फिर आता है एग्जामिनेशन ऑफ लोअर जो। अगर लोअर जो में दो एंगल्स होते हैं, उन वही मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, एक मेडिको लीगल एंगल और एक एनाटॉमिकल एंगल। जो एनाटॉमिकल एंगल है दैट इज हेल्पफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। ऐसे ही जो मेडिको लीगल एंगल की बात करें, अगर ऑप्ट्यूज एंगल इन चिल्ड्रन एंड अबाउट राइट एंगल मिलता है हमें अडल्ट में, और ओल्ड एज में वो और ज़्यादा ऑप्ट्यूज हो जाते हैं क्योंकि लॉस ऑफ टीथ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस। इसके बाद आपका जो आता है, इसमें आप बोन्स के बेसिस पे एज डिटर्मिनेशन कर सकते हो। उसमें ऑसिफिकेशन साइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एज। इसके अंदर आप उसके एग्जांपल्स भी डाल सकते हो, जैसे कि आप अगर डालो कि डायफाइसिस और एपिफाइसिस की जो लॉन्ग बोन्स उसकी यूनियन जो होती है वो हेल्प करती है इन द एग्जामिनेशन ऑफ बोन्स के एज डेवलपमेंट फैक्टर के लिए। फिर आते हैं कुछ और साइंस, जैसे कि हम बता सकते हैं अगर माइस्टिक आई है तो बियर्ड आया है अगर, और एक्जिला की या फिर आर्मपिट या प्यूबिक हेयर्स आ चुके हैं, मेंस्ट्रुएशन बिगेन हो चुके हैं, तो वो टीनेज के जो बॉडी है वो टीनेज की उसमें जा रही है। और उसके बाद अगर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें एज की, तो ये हेल्प करता है इन द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुडिशियल पनिशमेंट के लिए, किडनैपिंग, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, रेप केसेस, इन्फेंटिसाइड, क्रिमिनल अबॉर्शन, कॉम्पिटेंसी एज विटनेस और एलिजिबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, जो 18 ईयर्स हम मान के चलते हैं, 18 प्लस। इस बेसिस पे आप इसको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आप स्कार्स के बेसिस पे बता सकते हो कि कौन सी एज का है, जैसे कि अगर एनाटॉमिकल सिचुएशन देखे उसकी, स्कार की क्या रही है, उसकी टेंडरनेस क्या है। तो इस स्कार इज द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रस टिश्यू, जिसकी रिपेयर जो होती है वो इंजरी के बाद स्टार्ट होती है, तो इसकी ज़्यादा हेल्प होती है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे कि अगर हम बात करें उसकी साइज, इन साइज वुंड है, कौन सा वुंड है, किस तरीके से डेथ हुई होगी,
और साथ में ऑक्यूपेशन भी पता चल जाती है। अगर कोई कारपेंटर है, उसके हाथों पे अगर स्कार्स देखे, इस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसकी आइडेंटिटी में हेल्प करती है। अगर एंथ्रोपोमेट्री की बात करें तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो एंथ्रोपोमेट्री है वो प्रिंसिपल जो वो 21 ईयर्स तक की एज के बाद होता है। इसमें स्केलेटन जो होता है वो स्टॉप कर देता है ग्रो करना, तो हमें पता चल जाएगा अगर वो ग्रोइंग फेज में है या स्टॉप हो चुका है। फिर उसके बाद उसकी बॉडी के जो मेजरमेंट्स है, जो पार्ट्स के, वो कांस्टेंट रहते हैं और कोई भी दो पर्सन के सेम आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं हो सकते। तो ये चीज़ भी एंथ्रोपोमेट्री की हमारी हेल्प कर सकती है। फिर डेक्टिलोग्राफी, इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मैंने अलग से डाला भी हुआ था। तो डेक्टिलोग्राफी को हम लोग गाल्टन सिस्टम और फिंगरप्रिंट सिस्टम भी बोलते हैं। फिंगरप्रिंट जो होता है हमारे जो बॉल ऑफ फिंगर है उसका इंप्रेशन लेना होता है, और जो हमारी रिजेस है, पैपिलरी रिजेस, उसका जो इंप्रेशन है, उसकी जो अरेंजमेंट्स है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं डेक्टिलोग्राफी, उसका डिजाइन जो फिंगरप्रिंट्स का। और कोई भी दो पर्सन का सेम आइडेंटिकल प्रिंट्स नहीं होते, ये हमें पता ही है। इसके टाइप्स पूछे जाते हैं शॉर्ट में कि कितने होते हैं, तो जैसे कि प्लेन फिंगरप्रिंट हो गया, रोल्ड फिंगरप्रिंट जिसमें एक वर्ल्ड होता है, एक आर्चेस की फॉर्म में होता है। तो ऐसे टोटल 4 तरीके के फिंगरप्रिंट्स है जो आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आता है आपका इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ, क्वेश्चन नंबर 15 था। तो इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ में इट इज एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन फॉर मोर देन 5 मिनट्स। अगर बॉडी में 5 मिनट तक सर्कुलेशन स्टॉप हो चुका है तो वो इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ में देखा जाता है। इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, एक मैग्नेस टेस्ट, एक आईकार्ड टेस्ट, एक डायफोनस टेस्ट, और एक होता है एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो होता है अगर 5 मिनट से ज्यादा सांस रुक चुके तब भी हम इमीडिएट साइन ऑफ डेथ में काउंट करते हैं। मैग्नेस टेस्ट में क्या करते हैं, एक हम कोई भी लाइगेचर टाई करते हैं बेस ऑफ फिंगर में, धागा टाइट की बांध दिया, और अगर हम देखें कि उस धागे को बांधने के बाद आगे का पार्ट स्वेलन नहीं हुआ है और स्वेलन होकर ब्लू नहीं हुआ है तो वहां का सर्कुलेशन रुक चुका है। आई कार्ड टेस्ट में हम हाइपोडर्मिक इंजेक्शन देते हैं फ्लोरोसिन का, और उसमें कोई डिस्कलरेशन अगर स्किन में देखने को नहीं मिल रहा है तो भी डेथ हो चुकी है। डायफनेस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा फिंगर वेब है, वेब्स ऑफ फिंगर, webs of a finger in a living person appears to having a scarlet red glow। जब हम अपने लाइट के अगेंस्ट, स्ट्रॉन्ग लाइट के अगेंस्ट हाथ को करते हैं तो हमारे एक मकड़ी के जाल जैसा हमारे वेब ऑफ फिंगर बनता है। अगर वो नहीं हो रहा प्रॉपर और डल है तो वो येलो कब दिखेगा, आफ्टर डेथ, रेड कलर नहीं दिख रहा है। अगर हम कोई फेदर ले या फिर मिरर ले और माउथ के सामने, नोज के सामने रखे, पर्सन अगर ब्रीथ कर रहा होगा तो वहां पे मॉइस्चर आ जाएगा। अगर हेजीनेस नहीं आई है, मॉइस्चर नहीं आया, तो रेस्पिरेशन सीजेशन हो चुका है। विंसलोस टेस्ट के अंदर हमें क्या करना होता है, प्लेस अ बेसिन ऑफ एचजी, मरकरी या फिर मिरर चेस्ट के पास रखना होता है और एब्डोमेन के पास, और उस पर लाइट फोकस करते हैं तो एक रिफ्लेक्टेड स्पॉट लाइट का हमें ऊपर नीचे दिखता है, तो उससे पता चलता है कि मूवमेंट हो रही है बॉडी में, रेस्पिरेशन चल रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा टाइम सिंस डेथ, उसके अंदर भी आपको ऐसी इमीडिएट, अर्ली और लेट, ये 3 तरीके के साइंस लिखने होते हैं डेथ के, और उसके बाद उसका एक एक्सप्लेनेशन देना है टाइम सिंस डेथ का, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर अर्ली, लेट और इमीडिएट साइंस के बाद एक्सप्लेन करना है कि जो टाइम सिंस डेथ है, जिसको हम मृत्यु काल निर्णय कब लिया जाता है, इज डिटरमाइंड बाय, पहले हम वार्मथ और कूलिंग ऑफ द बॉडी चेक करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर हर 1 घंटे बाद 0.4 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, तो इससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी देर पहले डेथ हुई है। फिर हम पोस्टमार्टम के स्टेन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, पोस्टमार्टम स्टेन्स जो होते हैं वो पर्पल कलर का डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी के ऊपर आफ्टर अपियरिंग विद इन 30 से मिनट से लेकर 2 घंटे डेथ के बाद से ये दिखने लगता है, क्योंकि जो बॉडी में ग्रेविटेशनल पुल होता है वो नीचे की तरफ ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का आता है, तो वहां पर फिर डिस्कलरेशन पर्पल कलर का दिखता है। और जो ब्लड है दैट टेंड्स टू गो इनटू द कैपिलरीज, जो भी पार्ट मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होगा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, उस तरफ ब्लड का फ्लो दिखेगा, जिसकी वजह से वहां पे जो कैपिलरीज है उनमें माइन्यूट डिस्टेंशन मिलेगा और वहां का एरिया रेडिश पर्पल हो जाता है। तो इसको हम लोग सिनोनिम्स में इसमें क्या क्या नाम बोलते हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी, पोस्टमार्टम स्टेन्स को ही, और इसी को सेगुलेशन भी बोलते हैं। इसी की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस फिर एक्सप्लेन करनी है कि जो पोस्टमार्टम स्टेन्स है वो जनरली मैनिफेस्ट हो जाते हैं 1 घंटे के अराउंड डेथ के बाद, और मैक्सिमम 4 से 6 घंटे। इसी टाइम पे अल्टरेशन ऑफ बॉडी अगर चेंज कर रहे हैं पोजीशन इसकी, तो पोस्टमार्टम का स्टेन जो एरिया ऑफ स्टेनिंग है वो डज नॉट शिफ्ट आफ्टर दिस पीरियड, इस पीरियड के बाद स्टेन शिफ्ट नहीं होता है। और पीएम स्टेनिंग इज रिलायबल साइन ऑफ द डेथ, जो साइन बिल्कुल कंफर्मेशन साइन है, और इसी की वजह से वो हम बता सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है डेथ को। सेकेंड टाइम सिंस डेथ में हम राइगर मोटिव चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने सेपरेट क्वेश्चन भी डाला हुआ था।
राइगर मोटिस को हम पोस्टमार्टम रिजिडिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द रिकॉग्नाइजेबल साइन है डेथ के बाद जो देखने को मिलते हैं। इसको लैटिन में समझे तो एक स्टिफनेस हो चुकी है। मोटिस मतलब डेथ के बाद जो अकड़न स्टिफनेस आती है उसे हम राइगर मोटिस कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टिफनिंग ऑफ द लिम्स, जो लिम्स है वो स्टिफ हो चुके हैं ऑफ द कॉर्प्स, डेड बॉडी के। क्योंकि क्यों हुआ है, केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर हुए हैं, मसल्स के अंदर हुए पोस्टमार्टम के बाद, इसकी वजह से राइगर मोटिस होता है। 1 से 2 घंटे कंप्लीट लगते हैं राइगर मोटिस को अपीयर होने के लिए। तो ये टाइम सिंस डेथ का क्वेश्चन आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो एक्सोमेशन पे आता है। आप देख सकते हैं वहां पे मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन डाला हुआ है एक्सोमेशन, और ये मेरे एग्जाम में भी आया था। तो एक्सोमेशन क्या है, इट इज अ लॉफुल एक्ट ऑफ टेकिंग आउट एन ऑलरेडी डेड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एक्सोमेशन एक लॉफुल एक्ट है जिसको लीगल माना जाता है जब आपको अथॉरिटी जब परमिशन देती है। तो ऑलरेडी जिस डेड बॉडी को हमने एनग्रेव कर दिया, गाड़ दिया, उसे हम बाहर निकाल रहे हैं ग्रेवयार्ड से, किस पर्पज के लिए, कि आइडेंटिफाई करने के लिए, या टॉप्सी कर रहे हैं उसकी। और अगर ऑलरेडी टॉप्सी हो रखे फिर से उसको लेके जा रहे हैं, उसका केमिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और विदाउट केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विसरा। अब इट इज डन अंडर द ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएट ऑफिसर, जो ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर ऑर्डर की प्रेजेंस में ये होगा। इट कैन बी ऑर्डर्ड बाय इवन अ कोरोनर, अगर कोरोनर जो वहां पे एम्पावर्ड है उसकी भी उसमें हो सकता है। उसके बाद इट शुड बी कैरिड आउट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में ये चीज करी जाएगी। और बॉडी हैज टू बी आइडेंटिफाइड एज मेनी पर्सन एज पॉसिबल बिफोर सेंडिंग टू द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। बहुत सारे विटनेस वहां रखे जाते हैं, बहुत सारे लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि करेक्ट बॉडी निकाली है या नहीं। मेडिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द मेडिको लीगल एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। जो था वहां पर मैंने क्वेश्चन डाला था वो वुंड के ऊपर डाला था, स्टैब वुंड इंजरीज में से डाला था। तो इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा ही पढ़ना होता है, काफी अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंसाइज वुंड पे मैंने क्वेश्चन वहां पे डाला था जो वन ऑफ द टाइप है। तो इंसाइज वुंड क्या होता है, जब कोई शार्प कटिंग एज वाला ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि नाइफ, रेजर, उसकी वजह से जो वुंड होता है उसको हम इंसाइज वुंड कहते हैं। इंसाइज वुंड जो होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, स्ट्राइक करा डायरेक्टली, ड्रॉ करा, या सॉ करा। जो एजेस होते हैं इंसाइज वुंड के वो रेगुलर दिखेगा। सबसे बड़े फीचर्स जो इंसाइज वुंड के, रेगुलर कटिंग, क्लीन कट बिल्कुल दिखता है, रिट्रैक्टेड और इवर्टेड दिखेगा एक्सेप्ट इन द नेक एंड द स्क्रॉटम रीजन। जो लेंथ होती है वो 3 डायमेंशनली ही ग्रेटेस्ट होगी। लेंथ, अगर ब्रेथ विड्थ और लेंथ की बात करें तो लेंथ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। इंसाइज वुंड जो होता है वो कहाँ कहाँ मिल सकता है, इधर होमिसाइडल केस है, सुसाइडल केस है, एक्सीडेंटल केस है, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या अपने अपने आप को मारा है। स्टेप वुंड की अगर बात करें इसे हम पंचर वुंड भी कहते हैं। स्पेसिफिक ट्रॉमा का कोई फॉर्म है जो यूजुअली या तो शार्प ऑब्जेक्ट से हो जाएगा या स्टेप वेपन्स जैसे कि नाइफ या कोई स्पीयर या बेयोनेट या डैगर। स्टेप वुंड जो होता है वो बॉडी कैविटी में पूरा पेनिट्रेट कर जाएगा, और वहां पे जो है बॉडी का वुंड जो है उसके अंदर पूरा अगर पेनिट्रेट कर रहा है बॉडी कैविटी में तो पेनिट्रेटिंग वुंड, अगर स्टेप वुंड जो है पियर्स बाहर निकल रही है तो परफोरेटिंग। जो डेप्थ है वुंड की वो ज्यादा होगी 3 डायमेंशन के अंदर, मतलब हाइट वाला जो पार्ट है वो ज्यादा है, डायमीटर जो वुंड का है वो लेस होगा जो वेपन यूज किया उससे, और एजेस ऑफ द वुंड आर रिट्रैक्टेड, क्लीन और लेसिरेटेड, और ब्रूज वहां पे देखने को मिलते हैं। स्टेप वुंड भी सारे केसेस में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आपका स्पाइशियल डेथ। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर ही मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ब्रीफ में मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊं तो स्पाइशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है। इसको हम लोग लीडिंग टू अनकॉन्शियसनेस, मतलब तुरंत इंसान मूर्छित या अनकॉन्शियस हो जाएगा, डायरेक्ट डेथ हो सकती है या फिर सफोकेटेड हो सकता है। अगर स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस एस्फाइजिया के सबसे पहला स्टेज आता है इंस्पिरेटरी डिस्पीनिया का, सेकंड आता है कन्वर्जन एंड एक्सपायरेटरी डिस्पीनिया, और थर्ड स्टेज होता है एग्जॉस्शन का और रेस्पिरेटरी फेलियर का। पहले स्टेज 1 मिनट के ड्यूरेशन का होता है, इसमें एंशियसनेस फील होगी, हैवीनेस ऑफ हेड होगी और रिंगिंग इन द ईयर, कानों में आवाज, लिप्स जो है वो लिविडिटी हो जाएगी, उनमें आईज बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगी, रेस्पिरेशन बहुत तेज तेज वो लेगा, साथ में हरिडनेस दिखेगी और बीपी एकदम से बढ़ जाएगा, और पल्मिनरी रेट डिक्रीज, पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगा, और कॉन्शियसनेस जो है एंड में वो खत्म हो जाएगी, अनकॉन्शियस स्टेट में आने लगेगा। एक्सपायरेटरी डिस्पीनिया 2 मिनट तक रह सकता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रह जाएगा बॉडी में, और बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो स्ट्रेननेस और साथ में स्पाज्मोडिक होगी, क्लाउडिंग दिखेगी, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, कन्वर्जन्स आने लगेंगे, फेस और हैंड बहुत कंजेस्टेड और साइनोसिस ब्लू कलर के दिखेंगे। और अगर टंग की बात करें वो टीथ
अगर प्रोट्रूडेड अगर टंग बाहर है तो टीथ के बीच में कट जाएगी, सलाइवा बहुत ज़्यादा दिखेगा और हार्ट रेट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी बहुत हाई दिखेगी। उसके बाद आते हैं स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन, जिसमें आप पूरी तरीके से रेस्पिरेटरी फेलियर आएगा, ये भी 2 से 3 मिनट रहेगा। इसमें अब ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई है, सेरिब्रल एनोक्सिया हुआ है, जिसकी वजह से पैरालिसिस देखने को मिलेगी और नर्वस सिस्टम भी ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे परमानेंट ब्रेन डैमेज, बीपी फॉल डाउन होगा, पल्स स्कार्सली परसिपिटेबल होगी और प्रोलॉन्ग साइंग ऑफ इंस्पिरेशन अकर्स एट लॉन्गर एंड लोअर इंटरवल अंटिल द कीज ऑल टुगेदर इन डेथ इन शॉर्ट। बहुत तेज से सांस जो होते हैं इंस्पिरेशन वो बहुत देर तक लॉन्गर इंटरवल पे आएगी, मतलब काफी देर देर में सांस आएगी और उसके बाद डेथ हो जाएगी। जो तीनों स्टेजेस है वो लास्ट 3 से 5 मिनट होते हैं जब डेथ होने से पहले। अब आते हैं टाइप ऑफ वायलेंट एस्फाइशियल डेथ। अगर ये करी जाती है तो किस वजह से हो सकती है, या तो उसको लटका दिया गया है, सुसाइड में हैंगिंग है, या जुडिशियल हैंगिंग है, स्ट्रैंगुलेशन है, थ्रॉटलिंग है, सफोकेशन और ड्रॉनिंग है। ये 5 केसेस होते हैं। हैंगिंग की बात करें तो हैंगिंग एक वायलेंट एस्फाइशिया है, एस्फाइशियल डेथ है। या तो कंप्लीट हैंगिंग होगी कि पूरा ही ऐसे ऊपर की प्रॉपर सस्पेंशन हुआ है, या फिर पार्शियल हैंगिंग होगी जिसके अंदर लाइगेचर टाई करा जाता है नेक के पास और वेट ऑफ द बॉडी फोर्सफुल तरीके से लटकाई जाती है। तो 2 तरीके की पार्शियल हैंगिंग, जब ओनली द वेट ऑफ हेड इज कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स, जब खाली सर के द्वारा फोर्स है उसमें पार्शियल हैंगिंग है, लेकिन पैर जमीन पे है। और कंप्लीट हैंगिंग में पूरी बॉडी पे फोर्स है। इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या होता है ये आपको याद रखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ब्लड फ्लो का ब्रेन तक जाने में, जिसकी वजह से ब्लड पहुंचा नहीं, ऑक्सीजन पहुंची नहीं, एनोक्सिया हुआ या फिर सेरिब्रल इश्केमिया हुआ। सेरिब्रल कंजेशन एक रीजन है जिसकी वजह से जुगुलर वेन्स पे जो प्रेशर पड़ा है उसकी वजह से, और ब्लॉकेज अगर एयर पैसेज की हुई है। और फोर्थ वन इज वेगल इनहिबिशन हुआ है, डर गया इतना ज्यादा कि वेगल इनहिबिशन उसकी बॉडी में हो गया, या फिर इंजरी पहुंच गई है, ब्रेकडाउन मतलब जो जुडिशियल हैंगिंग में होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वो है। 5 से 8 मिनट के अंदर डेथ हो जाती है और जुडिशियल हैंगिंग जो होती है उसमें डेथ तुरंत इंस्टेंटेनियस होती है। इसके जो पोस्टमार्टम कराया जाएगा उसमें आपको 2 फीचर्स लिखने हैं, एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल आपको क्या देखने को मिला। तो एक्सटर्नल पोस्टमार्टम की जो अपीयरेंस होगी उसके अंदर एक तो फेस जो है वो पेल कलर का और फ्लैसिड दिखेगा, नेक पूरी तरीके से स्ट्रेच और इलोंगेटेड होगी, टंग और आईबॉल बाहर की तरफ आ चुके होंगे, प्यूपिल्स डायलेटेड होंगी, आंखें खुली के खुली रह जाएंगी, फिंगर्स जो है उसमें साइनोसिस हो चुकी होगी ब्लू कलर की, सलाइवा ड्रिप डाउन हो रहा होगा फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ, एक तरफ से माउथ के और चिन एंड चेस्ट की तरफ। दिस इज द श्योर साइन ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग। पोस्टमार्टम से पहले जो एंटीमॉर्टम किया जाता है उसमें हैंगिंग का अगर फीचर देखा जाए तो ट्रिकलिंग डाउन ऑफ द सलाइवा फ्रॉम वन एंगल ऑफ द माउथ। सेमाइनल मैटर जो है अगर वो होगा वो यूरेथ्रा में आ चुका होगा। ऑनसेट ऑफ रिगर मोर्टिस इज स्लो। पोस्टमार्टम लिविडिटी, ब्लड क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से नीचे हाथ और पैरों में पोस्टमार्टम लिविडिटी दिखेगी। फिर जो लाइगेचर मार्क जो हम इसमें पूछा जाता है, सिल्वर ग्लिसनिंग होता है ना पोस्टमार्टम में, जो लाइगेचर मार्क है उसके बारे में, उसमें क्या होगा, लाइगेचर मार्क कैसा होगा, नेचर उसका, लाइटनेस कैसी है, थिननेस ऑफ कॉर्ड इस पे डिपेंड करेगा, कितनी देर तक लटकाया गया उस चीज पे डिपेंड करेगा। इंटरनल फीचर्स की बात करें तो थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, कैरोटिड आर्टरी पूरी तरीके से रप्चर हो चुकी होंगी ट्रांसवर्सली, और लिम्फ नोड्स जो नेक में प्रेजेंट है अबव एंड बिलो लाइगेचर के, उधर कंजेशन होगा, वहां पे ब्लड की स्टेसिस और हेमोरेज देखने को मिलेगा। लिंचिंग क्या होती है, लिंचिंग जब बहुत सारे पर्सन फोर्सफुली किसी इंडिविजुअल को लटकाते हैं रोप से, उसको हम लिंचिंग कहते हैं। इसकी मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या है, जो हैंगिंग है वो मोस्ट कॉमनली सुसाइड में देखने को मिलती है, एक्सीडेंटल और होमिसाइडल केसेस बहुत रेयर मिलते हैं। जुडिशियल हैंगिंग कब देते हैं, जब डेथ सेंटेंस दिया जाता है। स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है, वायलेंट एस्फाइशियल डेथ विच रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयर पैसेज, ऐसी एस्फाइशियल डेथ जिसकी वजह से एयर पैसेज में कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया है और नेक में वहां पे जो वेट है बॉडी का और हेड है उसके थ्रू इतनी टाइट की बांधा गया है गले में कि प्रॉपर एक तो सांस का जो एयर का पैसेज है वो रुक गया है और वेट ऑफ द बॉडी या हेड से उसको बांधा गया है। जिसमें क्या क्या कर सकते हैं, या तो हाथ से कर सकते हैं बहुत टाइट की, फ्रॉम जिसको हम थ्रॉटलिंग बोलेंगे, अगर थ्रेड से कर रहे हैं तो लाइगेचर बोलेंगे, स्टिक से ऐसे कर रहे हैं तो बेंजडोला बोलेंगे, और एल्बो से उसके सांस के पैसेज को रोक रहे हैं एयर पैसेज को तो मगिंग अप बोलेंगे। कॉज ऑफ डेथ इसमें वही है, कंप्रेशन ऑफ विंड पाइप, और साथ में सर्वाइकल वेस्कुलेचर ज्यादा होगा एस्फाइजिया के कंपैरेटिवली। अब पोस्टमार्टम अपीयरेंस सेम वैसी ही देखने को मिलेगी कि टंग जो है वो स्वॉलन अप हो जाएगी, ब्रूज्ड होगी, टीथ के नीचे आ जाएगी, प्रोट्रूडेड होगी। इसमें पैटाइकल हेमोरेज देखने को मिलता है इन द स्किन, आईलिड्स, फेस, फोरहेड, बिहाइंड द ईयर्स एंड स्कैल्प। इंजरी जो है मोस्टली नेक पे डिपेंड करती है। और इंटरनल क्या देखने को मिलता है, लेगेचर स्ट्रैंगुलेशन, थायराइड कार्टिलेज फ्रैक्चर, अगर स्टिक यूज करी गई है तो सर्वाइकल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज देखने को मिलता है। फिर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी वैसी ही है कि जो डेथ का कॉज है
वो सुसाइडल भी अनकॉमन है, होमिसाइडल ज़्यादा देखने को मिलता है और एक्सीडेंटल रेयर। यहाँ पे नेक्स्ट आपको थ्रॉटलिंग पढ़ना है, जिसमें हम लोग हाथ से किसी का अगर गला दबाने की बात करते हैं तो उसे थ्रॉटलिंग कहते हैं। इसमें भी कंप्रेशन होने के कारण जो ग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाएगा, टंग बाहर की तरफ मिलेगी। और ऐसी ही पैसेज जो है वेगस वाला, बैकवर्ड अगेंस्ट द पोस्टीरियर फेनियम, इसमें कंप्लीट ऑक्लूजन मिलेगा एयर पैसेज का। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ब्रांच जो है सुपीरियर लैरेंजियल वेगस की, वो इंजर्ड हो जाएगी और इट लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ द रेस्पिरेशन एंड एस्फाइजियल डेथ। ये इंपॉर्टेंट। वोटर अपीयरेंस की अगर बात करें तो जितने साइंस है इस फैजे के वो देखने को मिलेंगे। यही मोस्टली आपको सब में लिखने की, ब्रूजेस देखने को मिलेंगे। साथ में अगर हम फिंगर मार्क्स की बात करें वो देखने को मिलेंगे, मार्क्स ऑफ नेल्स देखने को मिलेंगे, स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, हाइड बोन का इसमें फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। सफोकेशन में भी ऐसी वायलेंट एस्फाइजी जिसमें मैकेनिकल तरीके से हम ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जैसे स्मॉदरिंग, चॉकिंग और ट्रोमेटिक एस्फाइजी आते हैं। स्मॉदरिंग में हम कोई भी मैकेनिकल क्या चीजें यूज कर सकते हैं, अपना हाथ कोई प्लास्टिक के बैग से मुंह दबा दिया है क्लोथ से, तो उसमें स्मोदरिंग बोलेंगे। चॉकिंग में क्या करेंगे, वायलेंट एस्फाइजिया जिसमें किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से चॉक कर दिया है, ब्रांकियोस्पाज्म हो जाएगा, लैरेंजियल स्पाज्म हो जाएगा और वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। गैगिंग में किसी भी मटेरियल को मुंह में डाल दिया, जैसे हैंकरचीफ, धोती या स्कार्फ। तो इस तरीके से आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग के अंदर जब डूब जाते हैं तो उसकी वजह से फ्लूइड हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और एक्सेस नहीं मिलता है एयर का। एयर जो है उसको प्रिवेंट्स द एक्सेस ऑफ एयर टू द लंग्स। इसमें आपके अलग अलग टाइप की ड्रॉनिंग है जो आपको पढ़नी है, टिपिकल एंड एटिपिकल। ड्राई ड्रॉनिंग, वेगल इनहिबिशन हो जाना, सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियसनेस या फिर सेकेंडरी ड्रॉनिंग, इसको आप कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी। इसमें क्या पूछा गया था कि जो प्रेगनेंसी है उसके साइंस बताने थे, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। आपको कॉन्फर्मेटरी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी बताने थे, जिसको हम पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो आप इस पेज पे साइड में देख सकते हैं कि दीज आर द कन्फर्मेटरी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या है, आपका फीटल मूवमेंट, कि आपको फेल्ट हो जाएगा कि वहां पे फीटल पाल्पेट कर रहा है, उसके हर्ट साउंड देख सकते हैं, तो ये कंफर्म साइंस है। फिर उसके बाद एक्सरे से एग्जामिन किया जाता है। पॉजिटिव साइंस 15 to 16 वीक्स में देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर शेडो दिखती है स्कल की, वर्टिब्रल कॉलम्स की, रिब्स की, लिम्स की। एज सून एज इट अपीयर्स तो वहां से डायग्नोज हो जाते हैं। फिर सोनोग्राफी के थ्रू जान सकते हैं। ये साइंस ऑफ प्रेगनेंसी जब डेड में देखते हैं तो प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, फीटस, प्लेसेंटल टिश्यूज, मेम्ब्रेनस टिश्यूज और कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो पॉजिटिव प्रूफ होता है। और द यूट्रस इज थिकेंड और साइज वो बड़ा देखने को मिलता है। एक स्पेल्डिंग साइन देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो बोन्स है स्कल की वो ओवरलैप कर जाती हैं जब ब्रेन, क्योंकि डेथ के बाद फीटस की ब्रेन श्रिंक हो जाता है और वहां पर वो बोन्स ओवरलैप देखने को मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है डेथ के बाद चेक करने का कि वहां पे एम्ब्रियो था, तो स्पेल्डिंग साइन देखने को मिलेगा। ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ ब्रेन आफ्टर द डेथ ऑफ द फीटस, ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन्स। दीज वर दी साइंस। पॉजिटिव साइंस की अगर बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे था कुमार्य, जिसको मैंने बोला था वर्जिनिटी होती है, जिसका लोगों को मतलब नहीं पता होता। कुमार्य हिंदी में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो वर्जिन क्या है, वुमेन हु हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स, किसी भी तरीके का, उसको हम वर्जिन बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। और अगर पूछे डिफ्लोरेशन क्या होता है, उसको अक्षत योनि बोलते हैं, तो मतलब लॉस ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी और डिफ्लोरेशन में क्या डिफरेंस है, वर्जिनिटी में इंटैक्ट, रिजिड एंड इन इलास्टिक एजेस मिलेंगे हाइमेन के, इसमें टॉर्न और इंटैक्ट इन लेटर इट लूजेस एंड इलास्टिक हाइमेन देखने को मिलती है। लेविया मेजोरा की बात करें तो थिक, फर्म और इलास्टिक होगी। यहाँ पे क्या होगा, वेजाइनल ऑरिफिस देखने को मिलेगा और यहाँ पे थिक एंड फर्म नहीं होगी। लेबिया माइनोरा यहाँ पे स्मॉल, सॉफ्ट, पिंक, सेंसिटिव होगी, यहाँ पे नॉट इन कॉन्टैक्ट, एक्सपोज्ड एंड साथ में वो लेबिया मेजोरा से सेपरेटेड होगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो देखने को मिलते हैं। तो वर्जिनिटी पे क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है। इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो आप मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस यहाँ से देख सकते हैं। एक तो नलिटी ऑफ मैरिज के अंदर, डाइवोर्स केसेस में, डिफेमेशन के केसेस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में, और ये हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर आपको इसका आंसर ये है वर्जिनिटी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इन्फेंटिसाइड आता है, जिसके अंदर इन्फेंट होमिसाइड भी बोलते हैं। एक्सीडेंटल या इंटेंशनल किलिंग करना इन्फेंट की, उसे पेरेंटल इन्फेंटिसाइड। अगर रिसर्चर्स ने देखा ऐसा कि जो मदर्स है वो मोर फेवरली लाइक करती है नियोनेटिसाइड को एंड स्लाइटली मूव टुवर्ड्स द कमिटमेंट ऑफ द इन्फेंटिसाइड, मतलब मदर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको नहीं अगर कंटिन्यू करनी है प्रेगनेंसी। और एक्सीडेंटल कोजेस केसेस के अंदर ड्यूरिंग बर्थ अगर प्रोलॉन्ग लेबर चली गई है या बहुत ज़्यादा टर्म लेबर से ऊपर चला गया पोस्टम, तो अगर उस केसेस में या बहुत प्रेशर, हाई प्रेशर है या कोड जो है वो प्रोलैप्स कर गई है
आफ्टर बर्थ में सफोकेशन रीजन हो सकता है और प्रेसिपिटेटेड लेबर, और बाकी क्रिमिनल कॉजेज में इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन था रेप। तो रेप की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसके जो भी पनिशमेंट एक्ट्स है वो। तो रेप की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेप इन इंडिया इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 375, ये पता होना चाहिए। इट इज द अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द मैन विद हिज ऑन वाइफ, खुद की वाइफ के साथ, अगर वो 15 ईयर्स की एज से कम है तब भी वो रेप काउंट होगा। कोई भी वुमेन अगर उसकी एज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है, उसके कंसेंट या कंसेंट के बिना, तब भी वो रेप काउंट होगा। विद एनी अदर वुमेन अबव द एज, अगर 16 ईयर्स से ज्यादा की एज है लेकिन अपनी विल के अगेंस्ट, उसके विल के अगेंस्ट है, विदाउट हर कंसेंट, देन इट इज रेप। एंड विद हर कंसेंट, अगर कंसेंट है, एंड व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, बट कंसेंट फोर्सफुल तरीके से लिया गया है, तो भी वो रेप काउंट होगा। तो ये आपको 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए, रेप की डेफिनेशन में इंक्लूड करना है। पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 375 तो रेप की डेफिनेशन बताता है, बट सेक्शन 376 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ रेप विद मिनिमम term of 7 years imprisonment and maximum life imprisonment in the offense of rape। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है रूल ऑफ 9, जो मैंने वहां पे शॉर्ट में डाला था। ये बर्न वाले चैप्टर में मैंने कहा था आपको मिलेगा, इंजरी एंड बर्निंग जो है। तो बर्न्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कि बॉडी एरिया एस्टिमेट करना, टू एस्टिमेट द बॉडी एरिया ऑफ बर्न्स कि कितने तक बर्न हुआ है, तो उसके लिए रूल ऑफ 9 अप्लाई किया जाता है इन अडल्ट, विच इज मेंशन्ड एज बिलो। सबसे पहला एरिया जो लेंगे वो हेड एंड नेक का लेंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हेड एंड नेक का एरिया लेते हैं, जिसके अंदर हमें कितना परसेंट बोला गया, 9%, कि अगर 9% तक बर्न हुआ है, सीवियर बर्निंग जिसे बोल सकते हैं, तो ऐसे डिवाइड करा गया कि इतने, इससे ज्यादा होगा तो सीवियर बर्निंग। राइट अपर लिम उसका 9%, लेफ्ट अपर लिम 9%, बीच का अगर देखिए राइट एंड लोअर लिम की अगर बात करें तो 18%, और ट्रंक की बात करें तो 36 टोटल। तो यहाँ पे आप 36% टोटल ट्रंक की पोर्शन का, तो ये रूल ऑफ 9 है। द बर्न ऑन द ट्रंक्स स्पेशली ओवर एब्डोमेन्स, जो बर्न ट्रंक्स के ऊपर मेनली एब्डोमेन उस पे होते हैं उसको हम ज्यादा सीवियर मानते हैं, और जो बर्न्स जेनिटेलिया पे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा फेटाइल होते हैं। चिल्ड्रन के केस में जो बर्न्स है ओफनली जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। चिल्ड्रन आर वेरी ऑफन इन बर्न कैन स्टैंड देम बेटर। ओल्ड पीपल जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है बर्न की वजह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसकी अगर हम बात करें तो वो था पोस्टमार्टम के अंदर टाइम सिंस डेथ, जो भी हमने पढ़ा उसका एक फॉर्मूला भी है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर अपॉन में रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर। तो आप ये टाइम सिंस डेथ पर नोटिस कर सकते हो, ये फॉर्मूला देखने को मिलता है, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो, और आप एड ऑन कर दोगे जो हमने पढ़ा उसके अंदर तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। अगर बॉडी का टेम्परेचर, इफ बॉडी टेम्परेचर इज रेज्ड फॉर मोर आवर्स, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत देर तक, इफ बॉडी टेम्परेचर इज रेज फॉर मोर आवर्स आफ्टर द डेथ, इट इज नोन एज पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। ये कब देखने को मिलता है, फर्स्ट केस है सन स्ट्रोक अगर हुआ है किसी को और उसकी वजह से नर्वस सिस्टम की जो डिजीज हुई है वो हीट रेगुलेटिंग सिस्टम डिस्टर्ब कर देती है, तो बॉडी टेम्परेचर वैसे 0.4 बढ़ गया है, if it is raised then it is said to be as postmortem caloricity। या फिर एक्सेसिव बैक्टीरियल एक्टिविटी वहां पर प्रेजेंट है तब भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये टेटनेस या फिर स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग हुई है कन्वर्जन्स के केस में तो भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो इंक्लूडिंग पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी की डेफिनेशन, कि बॉडी टेम्परेचर रेज हो चुका है फिर घंटों से भी ज्यादा इन केस ऑफ डेथ, और कब किस किस केस में वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको जो देखना है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है एक यहाँ पे मैंने पेपर में इंक्लूड नहीं किया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो में, वो व्याभिचार के ऊपर आता है और ये पूछा जाता है इसका अडल्ट्री इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 497 आईपीसी के अंडर है कि जब कोई पर्सन जिसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है विद द पर्सन हु इज एट हु ही नोज, जिसे एक व्याभिचार के ऊपर जो क्वेश्चन आता है अडल्ट्री,
जब क्या होता है, whoever has sex, अगर किसी पर्सन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है विद द वुमेन जो किसी और पर्सन की वाइफ है, विदाउट द कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन और द कंसेंट, तो इस तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो रेप तो नहीं, लेकिन वो गिल्टी इन द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री माना जाता है, व्यभिचार, एंड शेल बी पनिश विद इम्प्रीजमेंट। इसके लिए जो इम्प्रीजमेंट है वो 5 years का बताया गया, फाइन और विदाउट फाइन। इन सच केसेस वेल्फ शेल नॉट बी पनिशेबल, क्योंकि उनको अगर उस पर्सन को नहीं पता, उस वाइफ को नहीं पता और उसका कंसेंट भी नहीं था, तो ये व्यभिचार के केस में आता है। एज एन अबे की क्वालिटीज ऑफ वैद्य, ये भी आपसे पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले टाइप्स ऑफ वैद्य बताना है। तो टाइप्स ऑफ वैद्य पे आपको त्रिविध भेषज वैद्य, राजवैद्य, प्राण भीषर, रोग भीषर वैद्य और आपूज्य वैद्य, ये आपको टाइप्स में लिखना है। तो ये टाइप्स है वैद्य के, टाइप्स ऑफ वैद्य, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो त्रिविध कौन से है? शदमशर, जिसको भीषक वेषाचार भी बोलते हैं, और दूसरा है सिद्ध साधित, और तीसरा है वैद्य गुण युक्त। तो शदमशर वैद्य कौन से होते हैं? दे पॉजेस देमसेल्फ एज अ डॉक्टर, जो अपने को खुद को डॉक्टर की तरह दिखाते हैं, कुछ बुक्स रख के, मेडिसिन रख के, फ्रेश लीव्स रख के, बट वो पर्सन को जीरो नॉलेज है, उसको हम ये बोलेंगे शदमशर वैद्य। सिद्ध साधित वो होते हैं जो बहुत फेमस वैद्य हैं, उनके बीच में रहकर उन्हीं से बोस्ट अपना रिलेशन बताकर उनकी तरह वेल्थ, फेम और नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, बट वो इग्नोरेंट और फेन फिजिशियंस होते हैं, वो एक अच्छे फिजिशियंस नहीं है। फिर है वैद्य गुण युक्त, क्या होते हैं? दोज हु आर हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज, जिनको हर तरीके की नॉलेजेस है, जो हर तरीके के इंसाइट्स जानते हैं, उन्हें हम वैद्य गुण युक्त बोलते हैं। फिर है कि वैद्य जो दूसरे तरीके से बताया गया कि इनकी क्या आपको फीचर्स याद रखने हैं। एक क्लेवर है, ये गुण है जो पूछे जाते हैं वैद्य के, तो आपको ये याद रखने हैं 4 गुण। दृष्ट कर्मा, जिसके अंदर एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, और शुचि। तो पहला है दक्ष, दूसरा है तीर्थार्थ, शस्त्रार्थ, दृष्ट कर्मा, और चौथा है शुचि, जो प्योरिटी है जिनके अंदर बॉडी एंड माइंड में। फिर आपको अलग अलग बताया गया अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, जो आप रीड कर सकते हो यहाँ से। अध्याय में आप सूत्र स्थान अध्याय 9/6 के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एक्सीलेंट मेडिकल नॉलेज, एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल नॉलेज, डेक्सर्टी, विजडम एंड क्लेवरनेस जिसके अंदर देखने को मिलती है, और साथ में शुचि, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है बस। रेफरेंसेस उठा के कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, एक ही जगह ही कंपाइल्ड है। फिर राजवैद्य दे रखा है, जिसको हम लोग रॉयल फिजिशियन बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? जिसको 4 फैक्टर्स की नॉलेज है, हेतु की कॉजेटिव फैक्टर क्या है, लिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रशमन उसका ट्रीटमेंट, और रोगनाम अनुपुनर्भवः की वो डिजीज वापस ना हो, उसकी प्रिवेंटिव मेथड्स। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग दे रखा है यहाँ पे। फिर प्राण भीसर वैद्य और रोग भीसर वैद्य की करेक्टरिस्टिक्स बताइए कि जो एक लाइफ बचा रहा है और एक दूसरा जो लाइफ को टर्न आउट कर रहा है, वर्सन कर रहा है डिजीज को, और किल कर रहा है। प्राण भीसर वैद्य की फिर क्वालिटीज अब डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, और रोग भीसर वैद्य की तो यहाँ से भी लॉन्ग आंसर कवर हो जाएगा, इसको आप रीड कर लेना यहाँ से। क्वेश्चन मेरे एग्जाम में शॉर्ट में पूछा था कि वैद्य की चतुर्विध वैद वृत्ति क्या है? वैद्य की वृत्तियां वो 4 तरीके की क्या है? एक तो मैत्री, एक करुणम, एक शक्यवृत्त, और एक उपेक्षणम प्रकृति तेषु। इसमें ये पूछा गया था कि मैत्री भाव, इक्वालिटी समझे वैद्य, करुणा भाव हो उसमें, करुण्यम अर्थेशु मतलब कि सिंपैथी हो, काइंडनेस हो टुवर्ड्स द पेशेंट, शक्य प्रीति ही, फोकस ऑन दी, शाक्य प्रीति का मतलब है यहाँ पे प्रीति हो उसके अंदर, फोकस करे वो टोटली किस पे? क्यूरेबल डिजीजेस के ऊपर, जो डिजीज कंप्लीटली क्योरेबल है उन पे फोकस करे। उपेक्षणम प्रकुशित एशु, और वो इनक्योरेबल डिजीज को नेग्लेक्ट करे। ठीक है, ये वैद्य की 4 तरीके की वृत्तियां बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं फिर कुछ आईपीसीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से पहले ग्रीवियस हर्ट की, कि वॉलेंटरली कोई किसी को हर्ट कर रहा है, और वो हर्ट ऐसे है कि वो जानता है कि वो उसको ग्रीवियस तरीके से हर्ट करेगा डीपली, और इसको हम लोग वॉलेंट्री या ग्रीवियस कॉज के लिए, हर्ट के लिए आईपीसी 322 एक्ट रखते हैं। 337 में whoever cause hurt to any person by doing act so rashly negligently, कि उसकी लाइफ को ही खतरे में डाल दिया, और पर्सन सेफ्टी जो है वो भी अफेक्ट हुई है, वो पनिश किया जाएगा इन द टर्म्स में एक्सटेंड्स टू 6 मंथ से लेके, और विद एक आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो 1971 में बना था। इस एक्ट में क्या है? वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इट इज दिस एक्ट इज मेड टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन, की प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट करी जा सकती है बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और क्या क्या उसकी गाइडलाइंस है, उसके लिए एक्ट बना है। तो उसकी कुछ जो गाइडलाइंस बता रखी है वो आपको अच्छे से याद करनी है और उन्हें पढ़ के जाना है।
तो सबसे पहले तो इसकी क्राइटेरिया है कि जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक से ज़्यादा एक्सीड ना करी हो, और अगर कर चुकी है इफ सच, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं इसके अंदर अगर 12 वीक से ज़्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स, तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। और अगर 12 वीक्स के अंदर में है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो बहुत ट्रेंड हो। तो ये इसमें बताया गया है। और इसके बाद इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कि कब कब वो कर सकते हो आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हेल्थ पे कोई रिस्क ना हो। इन डिटरमाइनिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व है और इंजरी हो सकती है तब वो एमटीपी करी जा सकती है। अगर फीटस को कोई रिस्क है आगे सर्वाइवल के लिए और वुमेन के हेल्थ पे कोई रिस्क नहीं है तब वो मेडिकल प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी जा सकती है एमटीपी की प्रोसीजर को। साथ में नो प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स और हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज लुनेटिक शैल बी टर्मिनेटेड। कंसेंट लिया जाता है गार्जियन का जब वो 18 साल से कम एज की है और वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी उस प्रेगनेंसी को, तो वहां पे उसको टर्मिनेट किया जाएगा। फिर प्लेसेस बताई गई है कब कब टर्मिनेट करनी है। नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शेल बी मेड अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट एट एनी प्लेस। कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, एक तो हॉस्पिटल जो मेंटेन बाय गवर्नमेंट, और अ प्लेस विच इज टाइमिंग अप्रूव बाय द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू जो प्लेसेस अप्रूव्ड है। नहीं करना है अगर दो से कम मेडिकल प्रैक्टिशनर है, इट शैल नॉट अप्लाई टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन केस वेयर ही इज ऑफ ओपिनियन formed in good faith that the termination of pregnancy is immediately necessary to save the life of a pregnant woman। पहले तो जब दो प्रैक्टिशनर से कम प्रैक्टिशनर है तब नहीं करना, और एक तब करना है जब वो इस चीज को अच्छे से जानता है, इस फेथ में है कि ये जो प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट करने से वुमेन की लाइफ बचाई जा सकती है, सिर्फ तब करनी है। आईपीसी 45 ऑफ 1860, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन जो रजिस्टर्ड मेडिकल और प्रैक्टिशनर नहीं है उसके अगेंस्ट इस कोर्ट से पनिशमेंट, ऑफेंसिबल पनिशमेंट मिलती है। एमटीपी के कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दीज वर समहाउ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस डाले थे, उसके कुछ आंसर्स हैं। बाकी आपका पार्ट ए जो अगत तंत्र है उसके अभी आंसर्स मैंने नहीं डाले हैं। इस पीडीएफ का लिंक आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो।